सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत, पद परिचय के अंतर्गत अव्यय के विषय में जानेंगे। पुनरावृत्ति करेंगे अव्यय की। अव्यय अव्यय यानी अविकारी। अव्यय व्यय क्या होता है? जिसमें जो खर्चा जो होता है उसको हम बोलते हैं व्यय। और अव्यय अव्यय क्या होता है बेटा? जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। यानी कि अव्यय अविकारी वे होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरी तालिका आपको बता चुकी है। और अव्यय अव्यय के अंतर्गत आपके 5 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। अब हम इन सबके विषय में एक बार दोबारा से पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? जिसे आप एडवर्ब के नाम से जानते हैं। एडवर्ब क्या है बेटा? जो हमारा जो हमारा वर्ब है उसके आगे ऐड हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। जो शब्द क्रिया से पूर्व लगकर, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब से पूर्व यानी पहले, ठीक है, प्री, उससे पहले ऐड हो गया, ठीक है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अच्छे से बता रही हूँ। एडवर्ब यानी आपका क्रिया के आगे ऐड हो गया, पूर्व ऐड हो गया। क्रिया जैसे हमने कहा राधा बहुत खाती है क्रिया है, और खाती है से पूर्व आ रहा है बहुत, तो बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब जो शब्द क्रिया से पूर्व लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण आपको पता चल गया क्या है। उसके बाद बात आती है क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण के भेद हैं 4। सबसे पहला क्रिया विशेषण है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी कि मेथड, हमें जिससे मेथड का बोध हो, क्रिया की विधि का पता चले कि कौन सी विधि है क्रिया की, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें हमें मेथड और विधि का ज्ञान होता है। तो क्रिया विशेषण बेटा आप देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा। राम धीरे धीरे चलता है, चलता है जो है वो यहाँ पर क्रिया दी गई है, और क्रिया से पूर्व आ रहा है धीरे धीरे। तो राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब धीरे धीरे हमें क्या बता रहा है? क्रिया की विधि बता रहा है। विधि बता रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला हमारा क्रिया विशेषण है बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी प्लेस यानी जगह का हमें बोध कराएगा। तो स्थान यानी प्लेस यानी जगह का हमें जो बोध कराएगा उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत मानते हैं। तो जैसे मैं कह रही हूँ राम ऊपर बैठा है, राम बाहर बैठा है, तो बाहर क्या है? बैठा है क्रिया है, बाहर क्या है? स्थान का बोध करा रहा है, तो इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अलावा हमारा तीसरा जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय, टाइम। राम कल आएगा, ठीक है। राम सुबह खाएगा, ठीक है। तो सुबह कल ये क्या है? समय का बोध करा रहे हैं, टाइम का बोध करा रहे हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम है हमारा इसका भेद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या? जो उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा का बोध कराए। राधा बहुत खाती है क्रिया है, और उससे पूर्व आ रहा है बहुत, तो बहुत क्या हुआ बेटा? बहुत हुआ क्वांटिटी, ठीक। तो मात्रा का बोध कराया है। तो आशा है आप इसको समझे होंगे, क्रिया विशेषण को समझे हैं सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। जी यस मैम। जी जी। आगे देखते हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। वह अचानक दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर तो बच्चों इसमें देखिए आप, वह अचानक दिखाई पड़ा। अचानक दिखाई पड़ा क्रिया है, क्रिया से पूर्व आ रहा है अचानक, तो अचानक क्या हुआ बच्चों? क्रिया विशेषण हुआ। अब इसका पद परिचय यदि मुझे देना होगा तो मैं कैसे दूंगी? मैं कहूंगी अचानक जो है दिखाई पड़ा जो है क्रिया है, और इसका क्रिया की विशेषता अचानक बता रहा है। ये मुझे लिखना नहीं है, लिखने में मुझे लिखना है कि यह अव्यय है, अव्यय में यह है क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण में अचानक, अचानक हमें क्या बता रहा है? रीति बता रहा है, तो मेथड बता रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और इसके अंतर्गत जो है वो हमारा क्या आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम इसमें बताएंगे कि दिखाई पड़ा क्रिया की विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है अचानक। अचानक, तो यहां पर बच्चों देखिए अचानक जो है वो हमारा क्या है?
क्रिया विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिखाई पड़ा क्रिया की विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है अचानक, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की रीति का बोध करवा रहा है। ठीक है, अब हरि और गोपाल यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ, अब यहाँ कहते ही आपके दिमाग में क्या आया? टाइम आया, मात्रा आई, स्थान आया या रीति आई? बताइए आप। स्थान। यस, शाबाश, स्थान। तो अव्यय में क्रिया विशेषण में स्थानवाचक में हम आगे उसको कह सकते हैं कि नहीं आए जो है क्रिया की के स्थान का हमें बोध करा रहा है यहाँ शब्द। ठीक है बच्चे, उसे बहुत भागना पड़ा क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है बहुत। अब बहुत अगर आपको मैं कहूं तो आपके माइंड में क्या आया? बहुत से परिमाण, क्वांटिटी, मात्रा। तो मैं क्या कहूंगी? अव्यय है, अव्यय में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और बहुत जो है वो हमें उसके भागने के परिमाण का, मात्रा का बोध करा रहा है। तुम्हें सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा, हमेशा। ये हमें समय का बोध करा रहा है बच्चों। ठीक है, कालवाचक। तो कालवाचक, शाबाश, कालवाचक। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अव्यय है, अव्यय में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था है बच्चों, अव्यय के अंतर्गत जो हमारे 5 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, कि इनको हमें कैसे बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण को हमने कैसे बताया। जब तक हम बेटा हल करके नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं समझ आएगा कि हमें कैसे बताना है। सबसे पहले हमें ये तो जरूर बताना है कि अव्यय है और उसका भेद, और उसके आगे उसका जैसे जैसे उसकी जो आपके अव्यय के अनुसार होगा वो हमें बताना है, उसका संबंध। तो संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। तो आपके घर में एक चोर घुसा है, तो आपके घर में एक चोर घुसा है, तो बेटा संबंध बोधक के अंतर्गत आपको क्या पता चला कि संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा आदि। उदाहरण के तौर पर आपके घर में एक चोर घुसा है, आपके घर में एक चोर घुसा है, इसमें में, पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई, के सामने, छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इनके लिए? इन तीनों का आप में से कोई मुझे बताएगा कि आप इसके लिए संबंध बोधक के लिए कैसे पद परिचय दे सकते हैं? कोई मुझे पहले वाले वाक्य के लिए बता सकता है? May I tell? हाँ जी बेटा, बताइए बेटा तनिष्का। मैम ये कोई और बोल दीजिए, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। कोई और बता सकता है? मैम मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम सर्वप्रथम तो मैम ये एक अव्यय है, और वेरी गुड, शाबाश। मैम फिर मैम ये अव्यय में संबंध बोधक है। बिल्कुल सही। और मैम इसके बाद का नहीं पता मैम। बेटा देखो, इसके बाद हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आपके घर में एक चोर घुसा है, ठीक है, घर और चोर के बीच में शब्द संबंध स्थापित कर रहा है। संबंध है ना, संबंध बोधक के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। तो आगे वाला देखते हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई, कौन बता पाएगा अब? के सामने। मैम। हाँ जी, कोशिश कीजिए। मैम अव्यय
जी मैम अव्यय में ये संबंध बोधक है। जी और मैम के सामने पोस्ट ऑफिस और भीड़ के बीच में संबंध बता रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपका शुभ नाम? मैम कनिष्का। वेरी गुड कनिष्का, गुड, कीप इट अप। अगला है हमारा, छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है। कोई और कोशिश करना चाहेगा बेटा? आप सभी कर सकते हैं, सभी को मैं आता है। हाँ जी बताइए तनिष्का। मैम तनिष्का इसमें पर अव्यय है, क्रिया जी इस संबंध बोधक है, जी और छत और पलंग के बीच में पर शब्द संबंध बता रहा है। शाबाश, वेरी गुड। तो मुझे आशा है कि आपको ये किस प्रकार से संबंध बोधक में हमने किस प्रकार से हल करना है इसके विषय में आपको पता चला होगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदों या दो पदबंधों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने और विरोध बताने, कारण, परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा। और समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसके अंतर्गत समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसके दो भेद हैं। ठीक, अब अगर कहीं समुच्चय बोधक आ जाता है तो मैं कहूंगी अव्यय है, अव्यय में समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक में यदि समानाधिकरण होगा तो मैं कहूंगी समानाधिकरण है, यदि व्यधिकरण के अंतर्गत होगा तो मैं कहूंगी व्यधिकरण है। उसके भी आगे सब पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? वे योजक शब्द जो दो समान, समानाधिकरण है ना बेटा, दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि। अभी मैंने देखा था कि एक टेस्ट में संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, कह रहे थे मैम आपने क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। उसमें था सेब और केला, राधा सेब खाती है और केला खाती है। ठीक है, उसमें और लगा हुआ था, लेकिन जब दो शब्दों को जोड़ा तो वो सरल है और ने, और दो वाक्यों को जोड़ा तो और जो था वो संयुक्त में जाता। तो आप और देखते ही जल्दी से निर्णय मत लिया करो, आप वाक्य को अच्छे से देखा करो। कुछ बच्चों को अब ये चीज क्लियर हो रही होगी मेरे बताने से। यस मैम। यस मैम। जी मैम तो अब आगे यस से बेटा मैम। इस चीज का ध्यान रखना, मैं जान के ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षा में डालती हूँ, आपके प्रश्न पत्र में डालती हूँ, जिसमें आप गलती करें और उससे सीखें। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इन कक्षा परीक्षाओं का, कि हमें हमारी गलतियों का अनुभव हो, तो वो हमें पता चलेंगी तभी हम उसमें सुधार कर पाएंगे। तो अब समानाधिकरण मैंने आपको बताया, अब उसमें जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो मैंने आपको बताया, और, एवं, तथा। ठीक है, जैसे माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं माता पिता को। दूसरा है विरोध प्रदर्शन का कार्य, विरोध वाले हैं, जैसे कल वाले जो आपका टेस्ट था उसमें बल्कि आया हुआ था, जिसको सब बच्चों ने जो था कुछ और ही लिखा था। ठीक है, तो बल्कि जो है वो देखिए यहाँ पर इलाज चल रहा है पर ठीक से नहीं, तो यहाँ पर विरोध कर दिया गया, चल रहा है लेकिन ठीक नहीं है। विकल्प दिखाने का कार्य, विकल्प क्या होता है? ऑप्शंस। ठीक है, जैसे आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलते हैं तो उसमें लिखा होता है ये या ये अथवा ये। ठीक है, तो ये शब्द जो है, जैसे वाले जो शब्द मैंने उदाहरण स्वरूप लिखे हुए हैं, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो विकल्प दिखाने वाले हैं। यानी कि हम लिखेंगे अव्यय, अव्यय में लिखेंगे समानाधिकरण, समानाधिकरण में हम लिखेंगे विकल्प दिखाने का कार्य, यदि इन शब्दों में से कोई शब्द प्रयोग किया जाए तो। अगला है हमारा परिणाम प्रदर्शन का कार्य। परिणाम प्रदर्शन का कार्य से क्या अभिप्राय है? परिणाम प्रदर्शन का कार्य से अभिप्राय है कि हमारा परिणाम यानी रिजल्ट उसका क्या रहा। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो ये परिणाम है ना। मेहनत मेहनत नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे, यानी की तो हम पास होंगे। ठीक है, देर से पहुंचा इसलिए विमान छूट गया, तो परिणाम क्या हुआ देर से पहुंचने का? कि विमान छूट गया। आगे देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया समानाधिकरण, समानाधिकरण के अंतर्गत जोड़ने का कार्य 1, विरोध 2, विकल्प 3, परिणाम 4, 4 मैंने आपको इसके भेद बताए। अगला है व्यधिकरण। व्यधिकरण क्या है समुच्चय बोधक? व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्राय मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं,
ठीक है, अब इसका उसके 4 भेद बताए हैं। इसमें देखिए पहला है हेतुबोधक। हेतुबोधक क्या है? हेतुबोधक एक चीज दूसरी पर डिपेंडेड, वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, डिपेंडेड है उसका ना आना तुम्हारे बुरा लगने पर। ठीक है, तो पहला क्या हुआ इसका? हेतुबोधक। दूसरा है संकेत बोधक। संकेत बोधक के अंतर्गत क्या आएगा? यदि, तो, चाहे, तो भी, ठीक है, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता, संकेत किया जा रहा है कि वो गरीब है तब भी कभी शिकायत नहीं की। स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक क्या है? जैसे किसी को किसी स्वरूप पे मानना, स्वरूप बोधक है हमारा स्वरूप बोधक है जिसको हम इमेजिन करें, कल्पना करें। ठीक है, तो हम कल्पना करने में क्या कहते हैं? हम कहते हैं मानो, अर्थात, यानी मानो ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक के अंतर्गत देखिए हमारा जो है वो क्या आएगा? जैसे कि, ताकि, जिससे, माँ ने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें कहा है परिश्रम करो जिससे कोई तुम्हारी शिकायत ना करे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये समाप्त हो रहा है व्यधिकरण, और व्यधिकरण के मैंने आपको भेद बताए 4, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, यानी समानाधिकरण के 4 भेद और व्यधिकरण के 4 भेद। इसके पश्चात बेटा हमारा है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत क्या है? विस्मय यानी हमारा आश्चर्य, हमारी घृणा, हमारा हर्ष, हमारी पीड़ा, दुख, मनोभाव जो है हमारे, जो हम व्यक्त करते हैं, जैसे अरे, हाय, उफ, ओह, ये सब विस्मय है, हमारे विस्मय को प्रकट करते हैं। और विस्मय आदि बोधक अव्यय जो हैं, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन से मनोभाव किस किस से अभिव्यक्त होते हैं। जैसे हमारे आश्चर्य को प्रकट करता है, अरे मीरा आ गई, ओह ये क्या हुआ है, क्या ये हो गया, तो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे आश्चर्य को प्रकट कर रही हैं। हर्ष, आनंद, उल्लास, ये क्या है? ये सब है कि वाह क्या खूब, लाजवाब, ये हमारे आनंद को, हमारे हर्ष को प्रकट करते हैं। शोक की बात यदि मैं कहती हूं तो शोक क्या है? हाय, उफ, ओह, हाय राम, ये हमारे शोक को प्रकट करते हैं। ठीक है, ये हमारे शोक, ग्लानि को प्रकट करते हैं। अब देखिए घृणा, किसी से हमें घृणा हो रही है, किसी का तिरस्कार करना है, छी छी, हट, देख, चल पीछे हो, तो ये हमारी घृणा को प्रकट कर रहे हैं। घृणा सूचक ये हमारे विस्मय आदि बोधक हैं। अगर मैं किसी की प्रशंसा करती हूँ, तारीफ करती हूँ तो शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत खूब। ठीक है, और चेतावनी अगर मुझे किसी को देनी है, वार्निंग देनी है, सावधान आगे गड्ढा है। और अगर मुझे किसी को स्वीकृति या सहमति देनी है तो अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, मतलब मैं एग्री हूं उस बात से। संबोधन के लिए, आवाहन के लिए, किसी को बुलाने के लिए, ओ, ए, हे, सुनो, इस तरीके से मैं संबोधित करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम किस प्रकार से इसका विस्मय आदि बोधक का हम कैसे पद परिचय देंगे। हाय राम, सिर फट जाता। ठीक है, तो यहाँ हाय राम, सिर फट जाता, ये क्या है? अव्यय है। अव्यय में क्या है? विस्मय आदि बोधक है। विस्मय आदि बोधक में क्या है? पीड़ा प्रकट कर रहा है, हाय राम। ठीक है, हमारी पीड़ा को प्रकट कर रहा है कि भाई ऐसा हो जाता। कई बार हम घबरा जाते हैं, घबरा के कहते हैं हाय राम ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विस्मय आदि बोधक जो है समाप्त हुआ और आ गया निपात, अंतिम अव्यय के अंतर्गत। निपात क्या है बेटा? निपात है, निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल लादते हैं। प्रमुख निपात जो हैं वो हैं ही, भी, तक, तो, मात्र, भर। ठीक है, अब ये क्या है? बल प्रदान करने वाले शब्द हैं। राम दिल्ली जाएगा, अब ये सिंपल सेंटेंस है, राम दिल्ली जाएगा। अब मैं कह रही हूँ राम भी दिल्ली जाएगा, भी लगाते ही उसने उस पर बल दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ
कि भाई उस पर बल दिया गया, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे निपात। और निपात के अंतर्गत ही, भी, तो, तक, मात्र, भर ये शब्द आते हैं। तो इन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग हो तो हम इनको क्या मानेंगे, निपात मानेंगे। अब थोड़े से निपात शब्दों का हम पद परिचय देकर करके देखते हैं। मुझे घर जाना, तो मुझे घर तो जाना ही है। अब इसमें अगर मैं ही को रेखांकित करती हूँ तो मैं कहूंगी अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत निपात है। निपात के अंतर्गत जो है ही निपात का प्रयोग किया गया है, और ही निपात पर मेरे घर जाने पर बल दिया गया है। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। जी। यस मैम। तो बच्चों यहीं पर हम